प्रिय विद्यार्थियों, आपका आदर्श परिवार की इस डिजिटल क्लास में स्वागत है। इससे पहले हम लोगों ने अपने पीछे वाले लेक्चर में देखा होगा जो गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण पढ़ा था। तो उससे पहले भी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या ऐसे कुछ नाम आए थे। हम लोग आज के टॉपिक में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध व्युत्पन्न करेंगे। क्या करेंगे? गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या आर, याद रखिएगा कैपिटल आर वक्रता त्रिज्या को रिप्रेजेंट करता है। वक्रता त्रिज्या आर व फोकस दूरी एफ, फोकस दूरी को हमने स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करवाया है। कैपिटल एफ फोकस बिंदु को रिप्रेजेंट करता है में संबंध। अगर हमें आर और एफ में संबंध ज्ञात करना है तो हमें एक डायग्राम के अंदर आर और एफ को लेना होगा। तो मैं कोई भी एक दर्पण ले लेता हूँ। सपोज ये एक दर्पण है। कौन सा दर्पण है? सोचिए जल्दी से। अवतल दर्पण है। इस साइड में पॉलिश कर दी तो कौन सा दर्पण बन गया? ये अवतल दर्पण। ये कौन सी रेखा है? इसका नाम क्या है? इसका नाम है मुख्य अक्ष। क्या नाम है? मुख्य अक्ष। और ये बिंदु P क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। और यहाँ कौन सा बिंदु है? वक्रता केंद्र C है। और एक प्रकाश किरण है वो मुख्य अक्ष के क्या आ रही है? समांतर आ रही है। इस प्रकार से एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। आपने पढ़ा है, परिभाषा थी फोकस बिंदु की, नियम भी पढ़ा था, याद कीजिए कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है। तो इस प्रकाश किरण का यहाँ से क्या होगा? दर्पण से परावर्तन होगा और कहाँ से गुजर जाएगी? मुख्य फोकस F से गुजर जाएगी। इस प्रकार से। ओके, ये परावर्तन के नियमानुसार है। परावर्तन के नियम के अंदर आप जानते हैं I = R होता है। I अभिलंब के साथ बना कोण है आपतित किरण के द्वारा। तो अभिलंब कैसे बनेगा? आपको याद होगा अभिलंब हमेशा आपतन बिंदु पर बनता है और परावर्तक सतह की क्या बनता है? लंबवत बनता है। और लंबवत त्रिज्या होती है। ये पीछे के लेक्चर में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो ये जो मैंने अभी डॉटेड लाइन बनाई है, ये किसका काम करेगी? ये अभिलंब का काम करेगी। तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा? ये वाला कोण हो जाएगा आपतन कोण I। कौन सा कोण? आपतन कोण I। और ये वाला कोण कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा परावर्तन कोण R। ओके। और अब कुछ एक और इसमें हम लोग करते हैं। इस बिंदु का नाम M रख देते हैं और इस प्रकाश किरण का नाम AM हो जाएगा और MB परावर्तित प्रकाश किरण हो गई। हमें इनकी ज़रूरत पड़ सकती है R और F में संबंध व्युत्पन्न करते समय। अब देखिए ये वाला कोण कितना होगा? अब ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एंगल AMC बराबर है, एंगल AMC बराबर है एंगल MCF के। क्यों बराबर है? क्योंकि ये एकांतर कोण है। देखिए MCF, ये दोनों एकांतर कोण हो गए ना, ये वाला कोण और ये वाला कोण। कौन से कोण है? एकांतर कोण। इसलिए क्या होंगे? बराबर। तो आप इस कोण को भी क्या कह सकते हैं? I कह सकते हैं। ओके, ये कौन से कोण है? एकांतर कोण है। ओके, अब देखिए I और R तो आपस में बराबर ऑलरेडी ही हैं। क्यों? परावर्तन के नियमानुसार। मैं कह रहा हूं कि एंगल AMC ऑलरेडी बराबर है
किसके, CMF परावर्तन के नियम से, किसके नियम से, परावर्तन के नियम से ऑलरेडी बराबर हैं। I और R आपस में बराबर है, I R के बराबर है और ये दोनों I हैं, तो इसका मतलब ये दोनों कोण भी तो बराबर हो गए ना। कौन कौन से कोण बराबर हो गए, अतः कोण CMF बराबर हो गया MCF के। डायग्राम में साथ साथ में देखिएगा, मैं इस कोण और इस कोण के बराबर होने की बात कर रहा हूं। दोनों कोण क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। अगर किसी त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज MCF से आप ये देख रहे हो कि इसके कोई दो कोण आपस में बराबर है, ऐसी कंडीशन के अंदर ये जो दोनों भुजाएं हैं ये क्या हो जाएगी, आपस में बराबर हो जाएगी। ठीक है, गणित में आपने ये चीज़ें सीखी है। तो हम लोग कहेंगे इस त्रिभुज से हम लोग ये कह सकते हैं कि MF जो भुजा है वो FC भुजा के क्या है, बराबर है। FC भुजा के क्या है, बराबर है। ओके, अब देखिए, यदि M बिंदु, यदि बिंदु M, चित्र में देखिए बिंदु M, बिंदु M बिंदु P के पास है, मतलब दोनों बिंदु पास पास हैं। कौन कौन से बिंदु, P और M पास पास बिंदु हैं, M ध्रुव से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो इस स्थिति के अंदर जो PF भुजा है वो MF भुजा के लगभग क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ कि PF लगभग बराबर होगी किसके, MF भुजा के। कब, यदि P और M बिंदु क्या हैं, पास पास हैं, तब लगभग बराबर होगी। ओके, तो हमारे पास अभी दो रिजल्ट आ गए हैं, ये दोनों बराबर और ये दोनों बराबर। ये C है, ठीक है। तो इन दोनों रिजल्ट्स का यूज़ करते हैं। अभी मैंने कहा कि ये भुजा इसके बराबर है, इसका मतलब ये दोनों भुजाएं भी तो आपस में बराबर होगी ना। यहाँ से यहाँ तक की भुजा और यहाँ से यहाँ तक की भुजा क्या हो गई, बराबर हो गई। ओके, अब ये दोनों बराबर हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है कितनी, R। R कैसे, क्योंकि आप जानते हैं वक्रता केंद्र से ध्रुव की दूरी को वक्रता त्रिज्या R कहते हैं, और ये दूरी होगी स्मॉल f। कौन सी दूरी है ये, स्मॉल f, यहाँ से यहाँ तक की, जिसको हम फॉक्स दूरी कहते हैं। अब देखिए, हमने जो रिजल्ट प्राप्त किए हैं उनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि P से C तक की दूरी, P से C तक की दूरी जो है वो PF प्लस FC का योग होगा, और PF FC के बराबर ही है। देखिए कैसे, MF के बराबर है PF और MF के बराबर है FC, तो फिर ये PF FC के बराबर हो गया ना। तो इन दोनों समीकरणों का रिजल्टेंट क्या निकल के आता है कि PF FC के क्या है, बराबर है। ओके, इसका हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ PC बराबर क्या लिख देंगे, FC प्लस FC। तो क्या रिजल्ट बनता है, यहाँ रिजल्ट बना 2FC। आगे चलते हैं, तो PF बराबर बन गया 2FC। तो PF बराबर 2FC, PF नहीं PC। तो P से C तक की दूरी कितनी है, R है, तो R बराबर क्या बन गया, 2F। R इसका वैल्यू क्या है, R, वक्रता त्रिज्या R बराबर क्या बन गया, 2F। F क्या है, फॉक्स दूरी। तो यह गोलीय दर्पण के लिए एक रिजल्ट है जो उत्तल पर भी लागू होता है और अवतल पर भी लागू होता है।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि फोकस दूरी का दुगुना कर दोगे तो वक्रता त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। अगर किसी गोलीय लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या उसकी कितनी होगी? 30 सेंटीमीटर होगी। इसका दूसरा अर्थ ये भी निकलता है कि जैसे मैंने कहा ये 30 है तो ये 15 होगी। इसका दूसरा अर्थ ये भी निकलता है कि P और C के एकदम मध्य में होगा कौन? F, फोकस बिंदु P और C के एकदम मध्य में होगा। ओके, अब हम लोग पढ़ लेते हैं दर्पण सूत्र। कौन सा? दर्पण सूत्र। आपने दर्पण सूत्र के बारे में पहले भी पढ़ा है 10th में। आज हम लोग उस दर्पण सूत्र को प्रूफ करेंगे, एक जनरल फॉर्मूला प्रूफ करेंगे जो दोनों दर्पणों पर लागू होगा, अवतल पर भी और उत्तल पर भी। तो इसे प्रूफ करने के लिए हम लोग एक चित्र की रचना करते हैं। चित्र है हमारे पास, माना एक अवतल दर्पण है। ये थ्योरी है जो मैं बोल रहा हूँ, यही आपको लिखनी है। माना एक अवतल दर्पण, हमारे पास एक अवतल दर्पण है और ये अवतल दर्पण की क्या हो गई भाई? मुख्य अक्ष हो गई। ये बिंदु कौन सा है? ये बिंदु है ध्रुव P। यहाँ कहीं कौन सा बिंदु होगा? फोकस बिंदु F होगा। और यहाँ कोई कौन सा बिंदु होगा? वक्रता केंद्र C होगा। ओके, आप सुविधा अनुसार आपको जहाँ ठीक लगे वहाँ पर बिंब को रख लीजिए। जैसे मैं बिंब को यहाँ रखना चाहूँगा, यहाँ, ये लीजिए, मैंने बिंब को यहाँ रखा, ये रहा बिंब। अब बिंब का प्रतिबिंब बनाने के लिए मैंने पहले लेक्चर में चर्चा की थी कि कम से कम कितनी प्रकाश किरणों की आवश्यकता है? 2। और इससे पीछे वाले लेक्चर में मैंने समझाया था कि उन 2 प्रकाश किरणों को 4 नियमों से बनाया जा सकता है। उन 4 में से कोई भी 2 नियम लगाइए। और मैंने जो पिछले लेक्चर के अंदर वीडियो डायग्राम बना करके बताए थे, उनमें मैं 2 ही रूल को फॉलो कर रहा था। एक तो कौन सा रूल था? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है। ये लीजिए, मुख्य फोकस से गुजर गई। ये हो गया एक रूल। और दूसरा रूल कौन सा था? बिल्कुल सिंपल, कि हम लोग जो प्रकाश किरण ध्रुव पर भेजते हैं वह परावर्तन के पश्चात उतने ही झुकाव के साथ चली जाती है। जिस झुकाव के साथ आई है मुख्य अक्ष से, जो झुकाव है परावर्तन के पश्चात भी वही झुकाव बना रहता है। तो हम लोगों ने उतना ही झुकाव रखने की कोशिश की है। यहाँ देखिएगा, लगभग उतना की है झुकाव। और ये प्रकाश किरण क्या हो गई? परावर्तित हो गई। अब परावर्तित प्रकाश किरणें कहाँ काट रही है? परावर्तित प्रकाश किरणें इस बिंदु पर काट रही है। तो इस बिंदु पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब। इस बिंदु का प्रतिबिंब इस बिंदु पर बनेगा। ओके, इससे नीचे वाले बिंदु का प्रतिबिंब, इससे नीचे वाले बिंदु का प्रतिबिंब थोड़ा सा इसके ऊपर बन जाएगा, इसके नीचे वाले का थोड़ा और ऊपर। इस प्रकार से टोटल पूरे का पूरा प्रतिबिंब यहाँ बन जाएगा। ये हो गया प्रतिबिंब। अब ना इनका नाम लिख देते हैं। इसका नाम हो गया AB, बिंब का नाम है AB। और इसका नाम लिख देते हैं A' और B'। ये बन गया प्रतिबिंब। कहाँ बना? C और F के बीच में बना। डायग्राम मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, अब एक दोबारा समझा दिया है। अब हम लोग दूरियों का प्रदर्शन कर देते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी बिंब दूरी, और यहाँ से यहाँ तक की F, स्मॉल f, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फोकस दूरी। कौन सी दूरी? फोकस दूरी। और ये कौन सी दूरी हो जाएगी? ये हो जाएगी प्रतिबिंब दूरी V। और यहाँ तक की दूरी, यहाँ तक की दूरी हो जाएगी R। R मतलब वक्रता तिरछा। और यहाँ तक की दूरी U। U मतलब, U का क्या मतलब है? बिंब दूरी। कौन सी दूरी? बिंब दूरी।
हम लोग इनकी प्लस माइनस की चर्चा भी करेंगे, आगे करेंगे। ये होगी दूरियों का प्रदर्शन हो गया। अब डायग्राम पूरा हो गया, इस बिंदु का नाम M लिख देता हूँ। M मतलब मिरर, दर्पण। ओके, तो थ्योरेटिकल पार्ट में क्या लिखना है, माना हमारे पास एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के सामने वक्रता के अंदर से परे एक बिंब AB स्थित है। इस बिंब का दर्पण द्वारा प्रतिबिंब A' B' फोकस बिंदु व वक्रता केंद्र के मध्य बनता है। अब प्रतिबिंब की विशेषता और बता दो, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है और छोटा बनता है, और छोटा बनता है, इतना बता दें। ये क्या हो जाएगी, आपकी थ्योरी हो जाएगी। अब अपने को दर्पण सूत्र प्रूफ करना है। सुनिएगा दर्पण सूत्र होता क्या है। पहले तो आप सूत्र देखिए होता क्या है। सूत्र होता है 1/f = 1/v + 1/u, ये होता है सूत्र। तो आप देख सकते हैं हमारे सूत्र में u आना चाहिए, v आना चाहिए और f आना चाहिए। तो आप इस प्रकार के त्रिभुजों का चयन करते जाइए जिनके अंदर u आता हो, v आता हो, f आता हो। तो ये सिर्फ बात मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इसके डेरिवेशन को याद रख सकें, बीच में से भूले नहीं। जैसे कि मैं शुरुआत करूँगा u से, आप अपना कोई भी तरीका बना सकते हैं याद रखने का, या मेरे वाले तरीके से भी याद रख सकते हैं। मैं बात कहाँ से शुरू करूँगा, u से। तो एक ऐसा त्रिभुज ढूंढूंगा जिसमें u आता हो। तो u कहाँ से कहाँ तक की दूरी है, P से B तक की दूरी u है। बताइए कोई त्रिभुज जिसमें PB आता हो, सोच लीजिए अपने ब्रेन में, जल्दी से वीडियो को पॉज करके सोचा करें पहले, बाद में मेरा सुना करें। तो P से B तक जो भुजा है वो एक त्रिभुज है जिसमें आती है, जिसका नाम है ABP। त्रिभुज देखिए ABP, नज़र आ गया होगा आपको। मैं त्रिभुज ले रहा हूँ ABP, व एक त्रिभुज और चुनना है। V आता है वो चुन लिया, सॉरी U आता है वो चुन लिया, अब V आता है वो चुन लीजिए, क्योंकि हमें रिलेशन इन तीनों में ही बनाना है ना। इधर से चलिए आप, मैंने पहले ही बोला है आपको, आप अपने तरीके से जैसे मर्जी याद रखिए। मैंने आपको तरीका बता दिया, मैं इधर से चलता हूँ और त्रिभुज शामिल करता रहता हूँ। तो एक ऐसा त्रिभुज उठाइए जिसमें V आता हो। तो देखिए यहाँ P से B' तक की दूरी है V, P से B' तक की दूरी है V। तो कौन से त्रिभुज में आती है ये त्रिभुज, देखिए आप, नज़र आ जाएगा आपको A' B' P, नज़र आया आपको A' B' और P। और एक त्रिभुज मैंने लिया A' B' P से। पहले तो इन दोनों त्रिभुजों को आपने अगर ध्यान से देखा हो तो आपको इनके अंदर कुछ समानताएं मिलेगी। कौन कौन सी समानताएं मिलेगी मैं लिख के बताता हूँ। पहली समानता ए बी और पी कोण जो है, एंगल ए बी और पी बराबर है किसके, एंगल ए डैश बी डैश पी के। रीजन बराबर होने का, दोनों ही 90 डिग्री है, दोनों ही एंगल क्या है 90 डिग्री, इसलिए क्या है बराबर है। ओके, एक और देखिए आप, एंगल ए पी बी बराबर है एंगल ए डैश पी बी डैश। चित्र में देखिए किन की बात कर रहा हूँ, ए पी बी, इस एंगल की बात हो रही है, और बराबर है ए डैश पी और बी डैश, इस एंगल की बात हो रही है। ये बराबर क्यों है, अगर आपने पीछे का लेक्चर सुना है ध्यानपूर्वक तो आपको पता है परावर्तन के नियमानुसार ये दोनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्यों बराबर हैं यह बराबर इसलिए है क्योंकि परावर्तन के नियम का यहाँ पालन हो रहा है, I=R वाली कंडीशन लागू हो रही है, इसलिए क्या है बराबर हैं। ओके, अगर किसी दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर हो जाते हैं तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो ए बी पी
किसके समरूप है? ए डैश बी डैश पी के समरूप हैं। तो हम कहेंगे ए डैश बी डैश पी समरूप हैं। ओके, तो अगर समरूप हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ये आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है, 10th तक जो मैथमेटिक्स है उसमें आपने ये बात पढ़ी है कि उन भुजाओं का समरूपी भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। कहने का मतलब अगर आप ए बी भुजा के बटा में ए डैश बी डैश भुजा लेंगे तो ये बराबर होगी। देखिए आप बड़े वाले त्रिभुज में से तो ए बी भुजा उठा रहे हैं और छोटे वाले में से ए डैश बी डैश उठा रहे हैं, तो ये बराबर होगी किसके? पी से बी तक की भुजा और पी से बी डैश तक की भुजा के अनुपात के बराबर होगी। ये हो गया भुजाओं का अनुपात। समरूप त्रिभुजों में ऐसा हम लोग कर सकते हैं। ये समीकरण नंबर बन गई हमारी 1। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई। हमने u को शामिल किया, हमने v को शामिल किया। u और v को शामिल करने के लिए हम लोगों को 2 त्रिभुज ढूंढने पड़े और बड़े इजीली हमें वो त्रिभुज मिल गए। और वो दोनों त्रिभुज कैसे मिले? समरूप मिले, और उनके मिक्सअप से हमने एक समीकरण तैयार कर लिया। लेकिन एक समस्या हो गई। कौन सी समस्या हो गई? समस्या ये हो गई कि हमें इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है ना। हमारे सूत्र में जो प्रूफ करना है उसमें ए बी और ए डैश बी डैश का तो कोई महत्व ही नहीं है। ये तो एक्स्ट्रा में आ गया, इसको भगाना पड़ेगा यहाँ से, इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो हटाने की विधि क्या है? हमें इस जैसा एक बार और लाना होगा, ताकि हम समीकरण 1 और 2 को दोनों को बराबर रख देंगे तो ये अपने आप ही हट जाएगा। तो हम इस जैसा एक बार और लाते हैं। देखिए कैसे लाएंगे। हमें ऐसे 2 त्रिभुज और ढूंढने हैं जो समरूप हों और जिनमें ए बी और ए डैश बी डैश आते हों। ठीक है, इसी चित्र में ढूंढने हैं, हमें मिलेंगे। तो ढूंढते हैं, तो इसको हटाने के लिए ढूंढते हैं। तो देखिए पहले त्रिभुज मैंने एक ढूंढा है इसके अंदर, जिसमें पी बी बी ए बी आना चाहिए ना। आप देखेंगे कि M से P तक की जो दूरी है, M से P तक की जो दूरी है वो ए बी के बराबर ही है। क्यों भाई? क्योंकि यह प्रकाश किरण समांतर गई है किसके? मुख्य अक्ष के, और समांतर प्रकाश किरणें हैं तो उनके बीच की दूरी क्या बनी रहेगी? निश्चित। तो यहाँ ए बी है तो यहाँ भी कितनी होगी? ए बी। तो ये भुजा अपनी ए बी का काम करेगी। हमें त्रिभुज देखना था, तो आप त्रिभुज देखेंगे तो ए बी तो आ जाएगा। और मैं त्रिभुज को हाईलाइट कर रहा हूँ। ये देखिए त्रिभुज को मैंने यहाँ हाईलाइट किया है आपके सामने, जिस त्रिभुज का मैं प्रयोग करने वाला हूँ। इस त्रिभुज का नाम क्या है? इस त्रिभुज का नाम है MPF। इस त्रिभुज को मैंने क्यों लिया है इसके कारण सुन लें। एक तो इसमें AB बन जाएगा, ये भी बुझाया तो MP को AB बोल दूंगा ना। दूसरा कारण सुन लें, इसमें PF, F भी आ रहा है, F को भी तो लाना है तभी तो सूत्र बनेगा अपना। ठीक है, अब इसके समरूप त्रिभुज ढूंढना है। तो समरूप त्रिभुज कहीं और जाने की जरूरत नहीं है आपको, आप इसके सामने नजर दौड़ाएं। इसके सामने नजर दौड़ाएंगे तो एक छोटा सा त्रिभुज आपको अवश्य दिखाई देगा। दिख गया होगा। नाम देखें क्या है इस त्रिभुज का। इस त्रिभुज का नाम क्या है? त्रिभुज का नाम है ए डैश बी डैश एफ। ये त्रिभुज है, दोनों समरूप हैं। पहले की तरह ये सिद्ध कर देते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा इसके अंदर। मैं डायरेक्ट लिखना चाहूँगा कि MPF बराबर है एंगल ए डैश बी डैश एफ के। रीज़न क्या है? 90 डिग्री हैं दोनों ही। MPF। एक बात और ध्यान दीजिएगा,
जो आपके पास दर्पण है वो बड़ी फोकस दूरी का है। बड़ी फोकस दूरी होने के कारण त्रिज्या भी बड़ी है। त्रिज्या बड़ी है तो इसकी वक्रता इस प्रकार की जो गोलाई है बहुत कम है, लगभग सीधा है। जैसे आपको पता होगा, इससे पीछे वाले लेक्चर को छोड़ तो उससे पीछे वाले लेक्चर में मैंने आपको दिखाया था दर्पण लगभग सीधा नजर आ रहा था, याद कीजिए। तो ये लगभग सीधा है। तो ऐसे स्थिति में बिंदु M से अगर हम लंब डालते हैं तो वो बिंदु P पर ही आता है, एकदम पास में आता है, लेकिन आप उसको P पर ही मानिए क्योंकि बीच की दूरी बहुत कम होगी। इस लंब के पाद बिंदु की इस बिंदु P से दूरी नगण्य होगी। तो क्यों न लंब के पाद बिंदु को P ही मान लिया जाए, तो हमने इसको P मान रखा है। ओके, ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको लग रहा होगा सर ये कि भुजा थोड़ी है त्रिभुज की, तो चाप है, तो चाप भुजा का ही काम कर रहा है क्योंकि लगभग क्या है, सीधा है। ओके, तो इस त्रिभुज में ये एंगल बराबर हैं। दूसरी बात, एक एंगल और बराबर है, MFP बराबर है एंगल A'FB'। कारण क्या है, शीर्षामुख है वे। देखिए आप, ये एंगल क्यों बराबर है, ये देखिए, ये शीर्षामुख कोण है इसलिए बराबर है। तो दो कोण बराबर हो गए तो पहले की तरह ये त्रिभुज भी क्या होंगे, समरूप होंगे। ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। ओके, तो अब हम इनके समरूपता कंडीशन से भी अनुपात ज्ञात करेंगे। तो अनुपात ज्ञात करते हैं हम लोग, MP अपॉन A'B' इक्वल्स टू में, देखिए आप इस चित्र को आपने साथ में बना रखा होगा अपनी कॉपी पर, उसे अवश्य देखिए आप। तो ये जो त्रिभुज है MP बटा में A'B' लिखा है मैंने। ओके, अब दूसरी भुजा PF के बटा में FB', क्या लिखना था मुझे, PF के बटा में FB'। ओके, ये हमने लिख दिया। अब देखिए हम ये बात जानते हैं कि MP बराबर है किसके, AB के। अभी चित्र की ज्यामिति से हमने ये बात देखी थी। तो क्या बनेगा, AB बटा में A'B' बराबर PF बटा में FB'। ये अपना समीकरण नंबर 2 बन गया। मैंने आपको एक बात बोली थी, कौन सी बात बोली थी, कि हमें तो U, V और F चाहिए, ये तो एक्स्ट्रा में आ गया, तो इसका क्या करें, इस जैसा एक बार और बना लें। तो हमने देखिए इस जैसा एक बार और बना लिया, AB बटा A', और इनको हम क्या करेंगे, बराबर रख देंगे और ये स्टेप यहाँ से गायब हो जाएगा। तो हम लोग समीकरण 1 व 2 से हल करते हैं आगे। आप देखिए एक समीकरण क्या है, PB बटा PB', PB बटा PB' इक्वल्स टू PF बटा FB'। ये समीकरण 2 है, दोनों बराबर में आ गई। अब इसे हल करते हैं, लेकिन हल करने से पहले एक बात आप कन्फर्म कर लें, एक बात कन्फर्म कर लें, कौन सी, कि ये जो भी पैरामीटर्स हैं क्या इनके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए और इनमें कोई एक्स्ट्रा तो नहीं है। देखिए ये कन्फर्म कैसे होगा, आप एक एक को देखेंगे। PB कौन है, PB तो U है और U चाहिए। ओके, इसके बाद में देखिए PB' कौन है, चलते हैं PB' को देखते हैं कौन है, PB' तो V है, V चाहिए। ओके, इसके बाद में PF कौन है, चित्र में देखिए PF कौन है, P से F तक तो स्मॉल f है, स्मॉल f का मतलब फोकस दूरी, और ये भी चाहिए, इसका मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है यहाँ। अब देखते हैं FB' कौन है, FB' कौन है, FB' हमें डायरेक्टली इसमें नहीं चाहिए,
तो एफ बी डैश का क्या करना है, एफ बी डैश का मान हमें एफ वी यू के पदों में तैयार करना होगा। ये एफ बी डैश जो यहाँ आ रहा है आपको दिख रहा है, इसका कुछ ऐसा मान निकाल करके लाना होगा जिसमें एफ वी यू के अलावा कुछ नहीं आए। तो देखिए डायग्राम की ज्यामिति से, चित्र की संरचना से आप देखिएगा, ये आपको ये बात समझ में आएगी। ये बिंदु P है अपना, जिसको अपने ध्रुव कह रहे हैं, और ये बिंदु है F जिसे हम फोकस बिंदु कहते हैं, और ये बिंदु है B डैश जहाँ प्रतिबिंब बना हुआ है। ओके, अब आप देखेंगे कि ये वाली दूरी है स्मॉल f जिसको हम फोकस दूरी कहते हैं, और ये वाली दूरी है V जिसे हम प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, और हमें इसका मान ज्ञात करना है। एफ बी डैश तो यही है ना, एफ बी डैश का मान ज्ञात करना। तो कैसे निकलेगा, अगर हम पी बी डैश में से, चित्र के अंदर देखिएगा, पी बी डैश में से पी एफ को घटा दें, पी बी डैश में से पी एफ को घटा दें, तो हमारे पास एफ बी डैश ही बचेगा, एफ बी डैश ही बचेगा। ओके, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एफ बी डैश का मान पी बी डैश में से पी एफ को घटाने से मिलने वाला है, ये रखने वाले हैं। चलते हैं हम ये वैल्यू समीकरण में लेकर के। हमारा जो ये समीकरण है पी बी बटा में पी बी डैश इक्वल्स टू पी एफ बटा में पी बी डैश माइनस पी एफ बन जाएगा। इसका वैल्यू समझ में आ गया होगा, मैंने पीछे वाले पेज में समझाया है अभी। अब हम लोग इन सभी की वैल्यूज रखेंगे विद साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करते हुए वैल्यू रखेंगे। चिन्ह परिपाटी आपको याद होगी कि आपतन दिशा में मापेगी दूरियां धनात्मक और आपतन दिशा के विपरीत मापेगी दूरियां ऋणात्मक, और दूरियां सब कहाँ से मापनी है, ध्रुव से। कहाँ से मापनी है, ध्रुव से। तो अब ध्रुव से मापोगे फोकस दूरी, इधर की ओर आना पड़ेगा। ध्रुव से मापेंगे प्रतिबिंब दूरी, तो इधर की ओर आना पड़ेगा। ध्रुव से मापेंगे बिंब दूरी, तो भी इधर आना पड़ेगा। और इधर आने का मतलब है आपतन दिशा के विपरीत आना। फलस्वरूप सारी की सारी दूरियां आपको क्या लेनी पड़ेगी, ऋणात्मक लेनी पड़ेगी। सभी दूरियां क्या लेनी पड़ेगी, ऋणात्मक लेनी पड़ेगी। तो लेते हैं सभी दूरियां ऋणात्मक। ये दूरी कौन सी है, देखिए बिंब दूरी, बिंब दूरी P से B तक की है, जिसे हम माइनस यू लेंगे। ओके, ऋणात्मक लेंगे चिन्ह परिपाटी के अनुसार। अब देखिए प्रतिबिंब दूरी, कौन सी दूरी, प्रतिबिंब दूरी P B डैश, इसे भी ऋणात्मक लेंगे, माइनस V लेंगे। फोकस दूरी, कौन सी दूरी, फोकस दूरी P से लेकर के कहाँ तक की है, F तक की, इसको हम लेंगे माइनस स्मॉल f। ये सभी डिजिट हम इसके अंदर पुट कर देंगे और हल कर देंगे, हमारे पास उत्तर आ जाएगा, दर्पण सूत्र आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या है, माइनस का u, इसकी वैल्यू माइनस का v, इसकी वैल्यू माइनस का f, p ये हो गया माइनस का v और माइनस का f। ये माइनस तो अपने इस फॉर्मूले का हो गया ना, और ये माइनस दूरी का हो गया। ओके, अब हम लोग ये माइनस इस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो गया, और इनमें से माइनस कॉमन आएगा और वो भी कैंसिल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कॉमन आने पर कैंसिल होगा। ठीक है, तो यहाँ बचेगा क्या अंदर, यहाँ ये माइनस तो कॉमन चला गया था ना, ये माइनस तो क्या चला गया भाई, कॉमन चला गया। तो यहाँ बचा क्या, केवल यहाँ बचा केवल और केवल f। ओके, तो अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इस प्रकार से, तो f गुणा में v इक्वल्स टू u गुणा में v माइनस f गुणा में u। इस समीकरण को भाग लगा दो, भाग लगा दो पूरी समीकरण में,
किसका, यू वी एफ का। इस यू वी एफ का क्या लगाना है, भाग। तो भाग लगाने पर क्या बनेगा, देखिए इसके बटा में यू वी एफ आएगा, तो एफ और वी तो कट जाएगा, यू बचेगा ना। तो यहाँ बचा 1 बटा में यू बराबर, यहाँ बचा 1 बटा में एफ और यहाँ बचा 1 बटा में वी। एफ और यू कट गए, बटा में इसका भाग लगाया हमने तीनों स्टेप के अंदर। ओके, अब पक्षांतरण कर दीजिए, तो 1 बटा एफ बराबर हमारे पास आएगा 1 बटा वी प्लस 1 बटा यू। ये क्या है, ये है दर्पण सूत्र। कौन सा सूत्र, दर्पण सूत्र। याद रखिएगा, यह अवतल दर्पण में भी काम आता है, उत्तल दर्पण में भी काम आता है, और बिंब की प्रत्येक स्थिति के लिए इसका यूज किया जा सकता है। बिंब कहीं भी हो, बिंब वक्रता केंद्र पर हो, केंद्र से परे हो, फोकस बिंदु पर हो, फोकस बिंदु वक्रता केंद्र के बीच हो, फोकस बिंदु ध्रुव के बीच हो, कहीं भी हो, आप इस दर्पण सूत्र का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। एक बार आप पुनः देखिए हमने क्या किया। पहले हमें आर और एफ में संबंध व्युत्पन्न करना था, तो हमने एक डायग्राम लिया। इसमें प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से जा रही है, और अभिलंब बना दिया। ठीक है, अभिलंब कैसे बनता है, तिरछा ही अभिलंब का काम करती है, क्योंकि तिरछा ही सतह पर लंब होती है। ओके, फिर हमने इसके अंदर हल किया कि ये आई कोण आपतन कोण है, और ये आर के बराबर होगा परावर्तन के नियमानुसार, और ये एकांतर कोण है दोनों, तो ये भी आपस में बराबर होंगे। अगर इस त्रिभुज के अंदर ये दोनों कोण बराबर हैं, तो इसका मतलब ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होगी। ठीक है, फिर मैंने बताया कि अब एम और बिंदु पी अगर क्लोज हैं, बहुत पास पास हैं, तो उस स्थिति में ये जो भुजा है इस भुजा के बराबर हो जाएगी। तो ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो गई। तो फिर हमें P से अगर C तक की दूरी को लिखना है, P से C तक की दूरी को लिखना है, तो हम क्या करेंगे, फिर हम PF प्लस FC करेंगे, PF प्लस FC करेंगे। तो PF का मान अभी मैंने बताया था आपको किसके बराबर है, MF के, और MF किसके बराबर है, FC के। क्यों ना फिर PF को FC ही लिख दिया जाए। तो हमने क्या किया, इसको भी FC लिख दिया, तो ये हो गया 2FC, और हमने इनके वैल्यूज़ रख दी। FC तो फोकस दूरी थी ना, स्मॉल f लिखा इसे, और ये क्या थी, वक्रता तिरछा कैपिटल R लिखा, और ये रिलेशन आ गया। ये रिलेशन किसके लिए सत्य है, गोलीय दर्पण के लिए, चाहे वो उत्तल हो चाहे वो अवतल हो, दोनों के लिए ये रिजल्ट क्या है, सत्य है। ओके, फिर हमने दर्पण सूत्र व्युत्पन्न करने का टॉपिक शुरू किया। दर्पण सूत्र व्युत्पन्न करने के लिए हमें एक दर्पण चाहिए था, माना एक दर्पण है, कौन सा, अवतल दर्पण है। इसके सामने वक्रता केंद्र से परे एक बिंब स्थित है। ठीक है, और बिंब का प्रतिबिंब बना दिया। ये मैं पीछे वाले लेक्चर में भी समझा चुका हूँ कैसे बनता है, यहाँ मैं चर्चा और नहीं करना चाहता। फिर हमें ये सूत्र व्युत्पन्न करना था। तरीका मैंने बताया, U से शुरू करेंगे तो ऐसा त्रिभुज ढूंढ लीजिए जिसमें U आता हो, तो एक ही त्रिभुज मिलेगा जिसमें क्या आता होगा, U आता होगा। तो ये त्रिभुज रहा जिसमें U आ रहा है, देखिए इस त्रिभुज को हमने ढूंढा। ठीक है, इसका नाम क्या है, ABP, ये रहा ABP। इसके समरूप त्रिभुज ढूंढ लिया, A', B', दोनों को हमने समरूप प्रूफ किया क्योंकि दो एंगल बराबर आ गए। तो A प्रॉपर्टी के आधार पर दोनों क्या हो गए, समरूप हो गए। और समरूपता में हम भुजाओं का अनुपात ले सकते हैं, तो भुजाओं का अनुपात लिया हमने। ये कौन है, ये तो U है, और ये कौन है, ये V है। दोनों की ज़रूरत थी हमें, दोनों आ गए हैं। ठीक है, लेकिन इसकी तो ज़रूरत है ही नहीं ना हमें, ये तो कहीं भी नहीं आता पूरे सूत्र के अंदर। तो फिर हमें इसे हटाना होगा। मैंने तरीका बताया, इसे हटाने के लिए इस जैसा एक बार और बनाना होगा। तो ऐसा बनाने के लिए हमने और त्रिभुज ढूंढने शुरू किए जिनमें AB और A', B' आते हों। तो पहला त्रिभुज देखिए, ये हाईलाइटेड ऑलरेडी है, ये रहा पहला त्रिभुज, लेकिन इसमें AB नहीं आ रहा। लेकिन AB का काम करने के लिए MP आ रहा है, MP AB के बराबर ही है। ठीक है, तो AB आ गया। इसके समरूप त्रिभुज ये सामने पड़ा छोटा सा, आप देखिए। ठीक है, इसका नाम क्या है, A', B', F। तो इस
त्रिभुज को उठा लिया, इन दोनों को हमने समरूप प्रूफ किया, ए प्रॉपर्टी से वापस वही काम किया, क्योंकि समरूप प्रूफ हो गया तो भुजाओं का अनुपात निकालना होगा। तो हमने क्या किया, भुजाओं का अनुपात निकाला और एम पी को हमने ए बी लिखा, ये लो ए बी बटा ए डैश बी डैश एक बार पुनः तैयार कर लिया गया। फिर हम समीकरण 2 और 1 को बराबर में रखेंगे, एक ये रही ना, बराबर में रखेंगे और बराबर में रखा, लेकिन ये एक नई प्रॉब्लम, ये ना तो f है, ना ये v है, ना ये u है। इस समस्या का समाधान हमने ढूंढा, देखिए ये रहा। हमने इस समस्या को किसके रूप में व्यक्त कर दिया, v और f के रूप में व्यक्त कर दिया, v माइनस f, या यूं कहें p b डैश माइनस p f, f b डैश होगा। और f b डैश ये समस्या थी हमारी, f b डैश समस्या का समाधान निकल आया, रख दिया। ठीक है, साइन कन्वेंशन का यूज करते हुए सभी दूरियां रखी, इसके अंदर साइन कन्वेंशन का यूज किया गया है, साइन कन्वेंशन का यूज किया गया है, इसमें चिन्ह प्रॉपर्टी का यूज किया गया है। और फिर हमने पूरी इस समीकरण को UVF से भाग लगाया और उपयुक्त रिजल्ट प्राप्त हो गया। ये दर्पण सूत्र था। अब हम इसके बाद में आवर्धन कुछ न्यूमेरिकल आगे के लेक्चर में करेंगे, क्योंकि ये लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, करेंगे तो ओके।